नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आर्मी अग्निवीर का जो हमारा फुल मॉक टेस्ट की श्रृंखला चल रही है उसका टेस्ट नंबर तीसरा लगाने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, 2 मॉक टेस्ट पहले से ही हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मॉक टेस्ट आपके कराए जा रहे हैं इससे आपका जो स्पीड भी मेनटेन होगी और आपका IQ लेवल थोड़ा बढ़ेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है यानी तीसरा मॉक टेस्ट, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग 50 प्रश्नों को करने वाले हैं, जिस प्रकार के आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट 1 हमारा होगा सामान्य जानकारी से संबंधित। जी हाँ, तो यहाँ पर हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जो है बोकारो और पेनाल जो है सहायक नदियाँ हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताना कि जो बोकारो और पेनाल, जी हाँ, बोकारो और पेनाल जो हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर की, तो बोकारो और पेनाल जो सहायक नदियाँ हैं ये दामोदर, याद रखिएगा, दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, आपसे पूछ लेगा कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये छोटा नागपुर के पठार से, याद रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है। जी हाँ, आपको बताना है जो कावेरी जल विवाद है किन 2 राज्यों के बीच में है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कावेरी जल विवाद की, तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में आपका एक विवाद बना हुआ है। याद रखिए, ये जो है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पदार्थ परमाणु का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यानी पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत था ये किसने दिया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन हमारे क्या है, एवोगाड्रो, डाल्टन, न्यूटन या पास्कल। तो यहाँ पर जो परमाणु का सिद्धांत दिया था, यानी पदार्थ के परमाणु का सिद्धांत दिया था, ये दिया था जॉन डाल्टन ने। याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है बेलूर जो है बेलूर नदी के तट पर स्थित है, यानी बेलूर जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं बेलूर की। तो बेलूर जो आपका स्थित होगा ये हो जाएगा आपका हेमावती नदी के तट पर। याद रखिएगा, हेमावती नदी के तट पर आपका जो है बेलूर स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935। याद रखिएगा, यहाँ पर डेट भी पूछ लेता है, तो यहाँ पर डेट आपकी हो जाएगी 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि जो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक थी इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में, याद रखिएगा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ पर आपसे पूछता है कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण, यानी 14 बैंकें थीं, इनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1969। याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 14 बैंकों का जो आपका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो ये किया गया था 1969 में। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ, भारतीय नागरिक उड्डयन जो है इसका जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये कहा जाता है JRD टाटा। याद रखिएगा, यहाँ पर जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, JRD टाटा। चलिए आगे देखते हैं। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, यानी किलोवाट घंटा जो है किसकी इकाई है। जी हाँ, किलोवाट घंटा जो है किसकी इकाई है। तो ये जो आपकी है ऊर्जा की इकाई है। याद रखिए, ऊर्जा की इकाई है आपकी किलोवाट घंटा। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है 1 किलोवाट बराबर कितने के होता है। जी हाँ, 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये होता है 3.6 मेगा जूल के। याद रखिए, 3.6 मेगा जूल के।
चलिए आगे देख लेते हैं। पल्लवों ने शासन किया। जी हाँ, पल्लवों ने कहाँ पर शासन किया था आपको बताना है। जी हाँ, पल्लवों ने जो था ये कहाँ पर शासन किया था। तो पल्लवों ने जो आपका शासन किया था ये किया था कांचीपुरम में, याद रखिएगा। कांचीपुरम में लगभग 600 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था कांचीपुरम में। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि इनकी जो राजधानी क्या थी। जी हाँ, पल्लव जो थे इनकी राजधानी और इनका जो क्षेत्र क्या था, तो तमिल और तेलुगु क्षेत्र था, याद रखिएगा, तमिल और तेलुगु क्षेत्र था इनका। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ श्री कृष्ण देव राय के मित्रवत संबंध थे। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके साथ श्री कृष्ण देव राय जो थे मित्रवत संबंध उनके थे। तो किनके साथ थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जो श्री कृष्ण देव राय थे इनके जो पुर्तगालियों के साथ में, याद रखिएगा, पुर्तगालियों के साथ में मित्रवत संबंध थे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना किसने दी थी। जी हाँ, तो वर्ल्ड वाइड वेब की जो संकल्पना दी थी ये दी थी टिम बर्नर्स ली ने, याद रखिएगा, टिम बर्नर्स ली ने। और कब दी थी, तो ये मार्च 1989 में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको सन याद रखना है कब दी थी। जो ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब है तो ये आपका 1989, याद रखिएगा, 1989। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा कण है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, यानी ऋणात्मक कण कौन सा है। जी हाँ, ऋणात्मक कौन सा है। तो यहाँ पर ऋणात्मक की अगर बात करता है तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक कण है और इसकी खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने, याद रखिएगा, जे थॉमसन। यहाँ पर जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि जो ये ऋणात्मक जैसे पूछ लिया है इसी प्रकार से धनात्मक कौन सा हो जाएगा, तो प्रोटॉन आपका धनात्मक हो जाएगा। देखिए प्रोटॉन जो है धनात्मक। वहीं न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ये आपका आवेशहीन होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सामान्यतः सुनामी लहरें जो है कितने किलोमीटर प्रति घंटा से गमन करती हैं। जी हाँ, सुनामी लहरें जो हैं कितने किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ये गमन करती हैं, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर ये जो करती हैं 600 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चलती है। याद रखिए, जो सुनामी लहरें होती हैं, यानी सुनामी जो लहरें चलती हैं 600 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। जी हाँ, जो प्रकाश का वेग होता है किसमें अधिकतम होता है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो किसमें आपका प्रकाश का वेग जो होता अधिकतम होता है। तो यहाँ पर प्रकाश का वेग जो होगा आपका, तो ये वायु में अधिकतम होता है। याद देखिए, वायु में अधिकतम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। पृथ्वी के घूर्णन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में है। जी हाँ, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। तो याद रखिएगा, जो प्रति घंटे में ही घूमती है तो ये आपकी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। याद रखिएगा, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देखते हैं। वरुण ग्रह का वायुमंडल समान है। तो यहाँ पर आपको बताना कि वरुण ग्रह जो है इसका वायुमंडल किसके समान है। जी हाँ, वरुण ग्रह का जो आपको बताना है कि वायुमंडल किसके समान है। तो वरुण ग्रह का जो वायुमंडल है ये आपका यूरेनस के समान है। याद रखिएगा, यूरेनस के समान में है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वरुण ग्रह का जो वायुमंडल है यूरेनस के समान है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखेंगे। जापान के सहयोग से पूर्ण हुई पठान यानी पनबिजली जो जायकवाड़ी पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपके एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है ये परियोजना। जी हाँ, तो जायकवाड़ी परियोजना जो है आपकी, याद रखिएगा, गोदावरी नदी पर स्थित है। और किसकी सहायता से ये बनाई गई है, तो जापान के सहयोग से बनाई गई है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ से शुरू होता हमारा
जो आपका यहाँ पर साइंस का पोर्शन है, तो अपने जो आप क्वेश्चन है उनको काउंट करते रहिएगा। अभी तक आपने कितने सही किए, जी हाँ, उनको आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हमारा जो साइंस का आज का पहला प्रश्न है, क्या है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जी हाँ, आपको बताना है कि जीव विज्ञान जो शब्द था ये सर्वप्रथम किसने दिया था। तो याद रखिएगा जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो ये आपका किया था लैमार्क ने। याद रखिएगा, लैमार्क और ट्रेविरेनस, याद रखिएगा लैमार्क और ट्रेविरेनस वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का 1802 में, याद रखिएगा 1802 में इन्होंने इसका प्रयोग इन शब्दों का किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का आवेश निम्नलिखित में से क्या होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया, जी हाँ, प्रोटॉन में क्या होता है। तो प्रोटॉन में आपका यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यानी जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव होता है, +1 होता है। याद रखिए प्लस का 1 होता है। इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन में माइनस का होता है, और न्यूट्रॉन में आपका आवेशहीन होता है। याद रखिएगा न्यूट्रॉन में आवेशहीन होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आरएनए निम्न में से किस में पाया जाता है, यानी आरएनए जो होता है ये निम्न में से किस में पाया जाता है। जी हाँ, आरएनए जो है ये किस में पाया जाता है। तो आरएनए जो पाया जाता है, याद रखिएगा आरएनए जो आपका पाया जाता है किस में, ए और बी दोनों में, केंद्रक और कोशिका द्रव में। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ए और बी दोनों। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। जी हाँ, रतौंधी रोग जो है किसकी कमी से होता है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन ए। जी हाँ, रतौंधी आपको बताना है। तो रतौंधी आपको बताना है, तो रतौंधी आपका होता है विटामिन ए की कमी से। याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम आपसे पूछ लेगा तो रेटिनाल इसका नाम है। याद रखिएगा रेटिनाल इसका नाम है। वहीं अगर बात करते हैं विटामिन सी की, तो इसका स्कारविक अम्ल। अब विटामिन बी का आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। वैसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं विटामिन डी का, तो इसका नाम जो है, इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। याद रखिए कैल्सीफेरॉल। तो यहाँ पर विटामिन बी की हम लोग बात कर लेते हैं, तो विटामिन बी का आपका थायमिन होगा। याद रखिएगा विटामिन बी का थायमिन। चलिए आगे देखते हैं। फलों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जी हाँ, फलों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है। तो फलों का अध्ययन जो किया जाता है पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। याद रखिए फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी के अंतर्गत। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन, याद रखिएगा मधुमक्खी पालन जो है एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरदृष्टि दोष का कारण है। जी हाँ, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है। तो दूरदृष्टि दोष का जो कारण है यहाँ पर यह है लेंस की क्षमता का घट जाती है। याद रखिएगा लेंस की जो क्षमता होती है इसमें क्या होती है, घट जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन्स जो गैसीय रूप में पाया जाता है। जी हाँ, कौन सा हार्मोन्स जो आपका गैसीय रूप में पाया जाता है। तो याद रखिएगा गैसीय रूप में जो पाया जाता है एथिलीन जो होता है ये गैसीय रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। ट्रैकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जी हाँ, ट्रैकोमा रोग जो होता है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है आपको बताना है। तो यहाँ पर ट्रैकोमा रोग जो होता है ये आँख को प्रभावित करता है, यानी आँख की कार्निया जो होता है उसको ये प्रभावित करता है। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न क्या है कि प्राकाशिक तंतु जो है किस प्रकार की युक्त पर आधारित है। जी हाँ, प्रकाशिक तंतु जो है ये किस प्रकार की जो आपकी युक्ति होती है उस पर आधारित होता है। तो आपको बताना है। तो यहाँ पर
ये जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन युक्ति पर आधारित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा कि जो प्रकाशिक तंतु होता है ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं? जी हाँ, यहाँ पर इनमें से कौन सा प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से बना होता है? तो याद रखिएगा ये सभी जो यानी आपके एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूमिन्स, हिस्टोन, तो ये जो भी हैं आपके, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सभी जो प्रोटीन होते हैं अमीनो अम्ल के बने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायक शैवाल जो भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा शैवाल जो है ये भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, भोजन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सभी का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन कौन से हैं? फोरफाइला, अल्बा और नॉस्टॉक। याद रखिए नॉस्टॉक। तो ये तीनों जो हैं आपके भोजन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शैवाल हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, उत्तल दर्पण का प्रयोग कब किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ी के पास पीछे लगे दृश्य को देखने के लिए। याद रखिए जो इस आपका साइड मिरर लगा होता है गाड़ियों में, ये देखने के लिए पीछे का, तो वहाँ पर आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पास्कल निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, यानी एसआई मात्रक किसका है? पास्कल जो है, जी हाँ, पास्कल जो है किसका एसआई मात्रक है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो पास्कल की अगर हम लोग बात करेंगे तो पास्कल जो होगा आपका, तो ये दाब का एसआई मात्रक होता है। याद रखिएगा दाब का आपका एसआई मात्रक होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है? जी हाँ, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कोशिका जो शक्ति केंद्र होता है तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। अगर बात कर लेते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, तो प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जाना जाता है। याद रखिए प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है? जी हाँ, शर्करा को ग्लूकोज में कौन सा एंजाइम बदल देता है? तो शर्करा को ग्लूकोज में जो बदलता है ये होता है माल्टोज। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, माल्टोज। तो चलिए यहाँ से हमारे साइंस का जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। अब हम लोग करने वाले हैं मैथ को। जी हाँ, तो अभी तक आपने कितने प्रश्नों को सही किया है आप अपने काउंट करते रहिएगा। लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मैथ का हमारा आज का जो पहला प्रश्न है। कई बार आपके एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है ये प्रश्न। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 450 रुपये की धनराशि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 5:7:11 के अनुपात में है, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये अनुपात यहाँ पर लिखना है इस प्रकार से 5:7 अनुपात आपका 11। अब क्या करना है, जो सिक्के दिए गए यानी 1 रुपये का 1 हो गया तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। 50 पैसे यानी 50 पैसे का 1, तो यहाँ पर ये जो हो गया 50 पैसे का 0.5, याद रखिए 0.5। और यहाँ पर क्या है 25 पैसे, तो 25 पैसे का 0.25। अब इनका क्या करना है, आपको आपस में गुणा इस प्रकार से गुणा करते हुए चलना है। तो यहाँ पर 5 एकम 5 और 7 पना 35, 3 रुपये 50 पैसे जो हैं आपके आ जाएंगे। जो यहाँ पर 50 पैसों की सिक्कों की संख्या थी वो आपकी आ जाएगी कितनी, तो वो आपकी आ जाएगी 3 रुपये 50 पैसे। इसी प्रकार से इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 11 पचे 55 और 11 दूनी 22 और 5 27, यानी 2 रुपये 25 पैसे, यानी 2 रुपये 75 पैसे। याद रखिए 2 रुपये 75 पैसे आपका ये आ जाएगा, 2 रुपये 75 पैसे यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इनको आपस में क्या करना है, जोड़ लेना सभी को। 5 रुपये 3 रुपये 50 पैसे और 2 रुपये 75 पैसे, इनको आप लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 11 रुपये 25 पैसे। याद रखिए 11 रुपये 25 पैसे। यही आपके किसके 450 के बराबर है। तो बराबर में 450,
यहाँ से आप लोग दशमलव को हटाएंगे, 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे। अब इसको यहाँ से काट देंगे। जी हाँ, इसको आप काट देंगे तो इसको आप जब काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा, याद रखिएगा, एक बराबर जो आएगा ये आपका आ जाएगा 40 रुपये के, याद रखिएगा 40 के, एक बराबर 40 के आ जाएगा। उसके बाद में आपसे क्या पूछा गया है, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। जी हाँ, 25 पैसे के जो सिक्के हैं ये कितने हैं, तो इनका अनुपात कितना दिया गया, 11। याद है 25 का जो है यहाँ पर 11। तो यहाँ पर क्या करना है, सीधे सीधे आपको गुणा कर देना है। जी हाँ, 11 का गुणा कर देना है जितने भी सिक्कों का, यानी जिस संख्या पूछी गई हो जिन सिक्कों की, तो उनका अनुपात का गुणा कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 11 चौक 44। तो यहाँ पर जो आपके 25 पैसे के सिक्के थे ये थे आपके 444 कॉइन्स, याद रखिए 444 सिक्के। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। जी हाँ, इस प्रकार से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले ऊपर का भाग यानी 3/4 में करते हैं। यहाँ पर बराबर का निशान, दशमलव लगाएंगे, जीरो इस प्रकार से यहाँ पर जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो 4 सत्ते 28 बचेगा आपका यहाँ पर कितना, 0.5, यानी 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, तो ये 0.75 आ जाएगा आपका 0.75। इसी प्रकार से इसको करेंगे, यानी 4 में जब भाग लगाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा आपका 8, यानी 8 यहाँ पर 0.8 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें जब लगाएंगे तो आपका आ जाएगा, यानी 50 है आपका, 50 में लगा देंगे कितने का भाग, 6 का, तो 6 48, यानी 8 बार तो ये चला गया 6 48, और बचेगा कितना आपका 2, तो 6 3 18, यानी 8 3। इसी प्रकार से इसमें तो ये 60 में भाग कितने का लगाएंगे, 7 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दशमलव 7 अट्ठे 56, तो 8 बार ये भी चला गया। अब बचा कितना आपका, तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना, 4, तो 4 में यानी 7 पन्ना 35, तो 0.85। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न देख लीजिए, ये 0.85, याद रखिए 0.85 जो है यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न है। तो कौन सी है, लास्ट वाली, यानी 6/7। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए हमारा जो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि इस प्रकार से आप जो निकालेंगे तो बिल्कुल आपका सही निकलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7, 13 और 28 से भाग देने पर शेष 6 बचता रहता है। तो सबसे पहले आपको इनका एलसीएम निकाल लेना है, यानी 7, 13 और 28। जी हाँ, इनका एलसीएम आप लोगों को निकाल लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 7 का भाग लगा कर देखते हैं। 7 एकम 7, 13 को वैसे ही उतार देंगे, और 7 चौको 28। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को, तो 1, 13 को वैसे ही वैसे, और 4 एकम 4। अब बचा आपका 13, तो 13 का सीधे सीधे यहाँ पर 13 चौको 52, 52 इंटू 7। जी हाँ, 52 इंटू 7 हम लोग कर लेंगे, तो 52 इंटू 7, तो यहाँ पर क्या, 7 दूनी 14, और फिर आपका कितना बचा, 1, 7 पन्ना 35 और 1 36, 364। अब यहाँ पर आपका क्या, शेष जो है 6 रहता है, यानी शेष को यहाँ पर क्या करना है आपको, शेष को यहाँ पर आपको क्या करना है, घटा देना है। तो 6 को यहाँ पर घटा देंगे। जी हाँ, शेष को यहाँ पर, तो यहाँ पर माफ़ करिएगा, शेष को आपको यहाँ पर क्या करना है, घटाना नहीं, शेष को यहाँ पर जोड़ देंगे, यानी शेष को जोड़ देंगे तो पूरी जो है संख्या भाग चली जाएगी। तो 6 4 10, 6 और 1 7, 370। याद रखिएगा 370 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना है, फिर आपसे क्या है, शेष 6 रहता है, यानी शेष जो ना रहता, अगर 6 जोड़ देते तो यहाँ पर आपका शेष बिल्कुल नहीं बचेगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4। और क्या कह रहा है, मासा जो इनका कितना है, तो मासा है 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका जो है मासा निकाल लेना। मासा इनका कितना आएगा, 1। क्या देखा, 1 इनका आपका महत्तम समाप्त वर्तक, यही 1 बराबर आपका किसके दे दिया गया है, 4 के। तो उनका लासा कितना होगा, जी हाँ, लासा इनका कितना होगा, तो लासा आपका हो जाएगा इनका 12। याद देखिए 3 और 4 का जो लासा हो जाएगा 12।
तो 12 का इसी में गुणा कर देंगे तो 12 चौको 48। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखकर आसानी से सवालों को बना रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न कह रहा है क्या, किसी नगर की जनसंख्या 10% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है। यदि वर्तमान संख्या 25,000 है तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो इन सवालों को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ये जो आपका दिया गया है इसको सबसे पहले 10 और बटे में 100। तो यहाँ पर ये 0 से ये 0 यानी कितना बचा, 1/10। याद है क्या, 1/10। अब आपसे क्या कह रहा है, 3 वर्ष यानी 3 वर्ष बढ़ती है। तो पहले वर्ष आपकी कितनी हुई होगी, 10 थी, 10 से कितनी हो गई होगी, 11। फिर दूसरे वर्ष भी कितनी, 10 थी यानी 10 थी और 10 से कितनी हो गई, 10 से 1 बढ़ी यानी 11। 10 से 1 आपकी बढ़ी तो 11। तीसरे वर्ष भी आपकी 10 से 1 बढ़ी तो कितनी हो गई, 11। अब इनका आपको क्या करना है, गुणा, यानी इन तीनों का आपस में गुणा कर लेना है। इन तीनों का आपस में आपको गुणा कर लेना है। तो इनका करेंगे गुणा, तो 10 गुणा 10 गुणा 3 बार करेंगे तो आ जाएगा आपका 1000। इसी प्रकार से इनका करेंगे तो आ जाएगा आपका 1300, याद है 31। अब यहाँ पर क्या करना है, आपसे क्या कहा है कि इनकी यदि वर्तमान संख्या, याद है कि ये जो है आपकी ये दी गई है, ये वाली वर्तमान संख्या है, कितनी है, 25,000। तो ये बराबर है यानी 1000 के बराबर कितना है, 25,000। तो इसका कितना है, 25 गुना। तो इसका भी आपको सीधे सीधे 25 गुना कर देना है। या तो आप यहाँ से ऐसे करके 0 काटेंगे तब भी आपका कितना आ जाएगा, 25। तो इसका 25 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 25 का भाग लगाएंगे, 25 एकम 25, 25 तियाँ 75, 2 77। तो यहाँ पर देखते हैं 7 और 5 किस में है लास्ट के अंक। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए में, क्योंकि यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट जो हैं यहाँ से उसका आंसर निकाला जा सकता है। तो पूरा करने की ज़रूरत हमको नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पर हमको पूरा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी ओर। तो यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 120 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो मूलधन आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको किस प्रकार करना है। तो मान लेते हैं मूलधन हमारा है 100 रुपये और आपका वार्षिक जो ब्याज की दर कितनी है, 6%। याद रखिएगा 6%। और यहाँ पर वर्ष कितने हैं, तो 10 वर्ष। सीधे सीधे आपका ब्याज यहाँ पर कितना मिल रहा है, 120 रुपये। अब यहाँ पर इसको काटा पीटी कर सकते हैं, यानी 6 से 0 से सबसे पहले ये 0 काट देंगे। याद रखिएगा 6 दूनी 12 और यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे 2 में तो आ जाएगा 200, यानी एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी, मूलधन आ जाएगा आपका 200 रुपये। याद रखिएगा 200 रुपये। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या कहा, 90 + 90 का 30% बराबर एक्स का 40% है, तो फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर 90 और प्लस 90 का 30%, यानी 90 का सबसे पहले आपको 30% निकालना है। तो परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लाएंगे, यहाँ पर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 3 27। तो 27 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो 117। याद रखिए 117। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 40%। तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40 बटे में 100। याद रखिए 40 बटे में 100, यानी ये वाला पोर्शन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/5। याद रखिएगा 2/5। तो ये क्या होगा, जब इधर आएगा यानी इस तरफ आएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा और आपका 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको आपको सॉल्व कर लेना है। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको कितना, 292.5। याद रखिएगा 292.5। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी अपने सामान पर यानी क्रय मूल्य को 130 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है, उस पर 20% की छूट देता है, तो कितने % लाभ जो है अर्जित करता है। तो कोई भी चीज़ है, मान लेते हैं 100 रुपये की है, अगर 30% बढ़ा के करेगा अंकित तो कितना हो जाएगा आपका 130। 20% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा 80, यानी 100 से 20 कम कर देंगे तो 80। 100 यहाँ पर सीधे सीधे परसेंटेज हटाएंगे, 100 नीचे लाएंगे, 0 से 0, 0 से ये 0, 13 8 104, यानी कितना 104 है। यानी 100 रुपये की चीज़ है, 104 में बेच रहे, सीधे सीधे आपका कितना हो जाएगा, तो 4% का लाभ। याद रखिएगा 4% का लाभ, यानी 100 से ज़्यादा होगा तो लाभ, 100 से कम होगा तो घाटा। तो यहाँ पर ऑप्शन ई यहाँ पर आप लोग बना सकते हैं। तो ऑप्शन ई बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा
ऑप्शन ई बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या बोल दिया गया, 65% जो वोट थे किसके बराबर थे, 507 के। याद रखिएगा 507 के। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपसे क्या बोल रहा है, कुल वोटों की संख्या। तो 100 बराबर सीधे सीधे वोट कितने होते हैं, 100%। तो यहाँ पर आपको इसी का गुणा भाग कर देना है, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 507 बटे में कितना, 65, और गुणा में आपका 100। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको काट देते हैं। तो सबसे पहले 5 से काटेंगे, तो यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, 13 ऊपर 5 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20 बार। अब 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, 13 तिहाई 39, 39 यानी कितना बचा है आपका, 3 बार तो ये चला जाएगा, 13 तिहाई 39, और फिर आपका बचेगा कितना, 39, और आपका बचेगा 11। तो 13 नब्बे 117, 39 हो जाएगा। याद रहेगा 13 का 9 बार चला जाएगा, 13 नब्बे 117। अब यहाँ पर 39 दूना 78, तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 720। याद रहेगा 39 का गुणा कर देंगे 20 में तो आ जाएगा 780, यानी 39 दूने 78, तो 780 वोट तो टोटल वोटों की संख्या थी आपकी। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न क्या है, साझेदार ए, बी और सी किसी साझेदारी में क्रमशः 3800, 4000 और 4200 निवेश करते हैं। रुपये 1800 के प्राप्त लाभ में से बी को कितना लाभांश मिला। तो यहाँ पर कितने साझेदार हैं, 3 हैं। याद रखिएगा ए, बी और सी। तो यहाँ पर कितना है, तो इनके 2-2 जीरो आपको सबसे पहले हटा देना पीछे के। याद रखिएगा पीछे के 2 जीरो सब में हटा सकते हैं। तो 2 जीरो हटा देंगे तो 38, याद रखिएगा 2 जीरो हट गया हमारे 38, यहाँ से 40, यहाँ से आपका 42, लास्ट में 42। अब इनको और छोटा कर लेंगे, 2 से अभी भी आपका काटेंगे तो 2 से 19 बार, याद रखिएगा 19 बार में 2 से इसको काट देंगे तो आपका 20, 2 से इसको काटेंगे 21। अब इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 40। याद रखिएगा 40, इसको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर माफ़ करिएगा 60 होगा। कितना होगा इन सभी का योग, तो यहाँ पर ये आपका 21, तो 19 और 21 आपका हो जाएगा 40 और 20 60। याद रखिएगा इन तीनों का आपको योग कर लेना है, तो ये आपका हो जाएगा 60। यही 60 बराबर जो है 1800 के है। याद रखिए किसके, 1800 के। तो ये एक बराबर की बात करेंगे, जी हाँ 60 तिहाई 80 यानी 30 रुपये के बराबर होगा। एक जो होगा 30 के बराबर होगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, बी को मिलने वाला लाभ। तो बी को कितना मिल रहा था, 20। याद रखिएगा 30 गुणा 20 करेंगे तो आ जाएगा 600, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर मान लेते हैं ए का लाभ पूछ लेता कि ए को कितना लाभांश मिलेगा, तो ए का 19 आया था, 19 का गुणा कर देंगे 30 में तो 19 दूनी 38, 19 तिहाई 57 आपका। याद रखिएगा 19 तिहाई 57। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जब इस प्रकार से आपकी संख्याएं दी जाएं तो यहाँ पर जो भी आपकी सही में संख्या दी जाएगी, जो भी सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटी होगी, तो यहाँ पर सबसे बड़ी पूछे अगर तो 7। याद रखिए 7 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर 7 जो है 7 सही 1/7 सबसे बड़ी होगी। छोटी की बात कर लेते हैं तो 2 देख लीजिए, सबसे छोटा इनमें क्या है 2, तो 2 सही 1/2 जो है सबसे छोटी होगी। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि एक कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल क्या होगी। तो यहाँ पर किलोमीटर में दी गई है और मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है, यानी चाल कितनी है 90 किलोमीटर, और मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना, फार्मूला क्या हमारा है 5/18। याद रखिएगा 5/18। अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 18/5, और मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो आपका 5/18। तो यहाँ पर 18 से 90 में भाग लगाएंगे, 18 पंचे 90 और 55 25, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। राधे श्याम ने एक वस्तु 1800 रुपये में खरीदी, 120% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचनी, यानी 20% का लाभ मान लेते हैं कमाने के लिए उसे कितने में बेचनी होगी। तो कोई भी चीज़ है 1800 की है, मान लेते हैं 20% लाभ पर बेची जाएगी तो कितने पर, 120 में। परसेंटेज का निशान हटाएंगे, नीचे 100 लेकर आएंगे,
एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो। अब यहाँ पर ये वाला जीरो जो है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जीरो जो आपका ये बचा, इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर 12 अट्ठे कितना होता है आपका, तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 से 84, 12 अट्ठे 96। तो 12 अट्ठे कितना होगा, 96। हासिल का हमारा कितना बचा, 9। 12 एकम 12 और 9 21, याद रखिए 2160 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। याद रखिए ऑप्शन सी। तो 1800 की अगर वस्तु है 20% के लाभ पर बेची जाएगी तो कितने में, 2160 रुपये में बेची जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान लेते हैं कोई वस्तु 9 की है और कितने में बेची जा रही है, 12 में। याद रखिए ये क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 3 रुपये का। 3 रुपये का जो लाभ हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है, 9 रुपये से। याद रखिए हमेशा जो लाभ निकाला जाता है क्रय मूल्य पर। अब यहाँ पर 100, 3 त्रिका 9 और 3 का भाग जब 100 में देंगे तो 33.3 आ जाएगा। याद रखिए 33.33 करके आपका आंसर आ जाएगा। तो बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से रीजनिंग हमारी चालू होती है। जी हाँ, रीजनिंग को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जी हाँ, इस पैटर्न के सवाल आपके परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर इसको आपको समय लगता हो तो इस वीडियो को यहाँ आप रोक सकते हैं और बना सकते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, आप यहाँ से कहीं से भी इसको चालू कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने यहाँ से चालू किया 1 से। अब 1 का जो सामने का कॉलम है ये वाला, तो देख लीजिए इसका कितना 4 गुना। याद रखिएगा इस प्रकार, जैसे मान लिया हमने 6 को पकड़ लिया, इसके जो सामने कॉलम गया है ये कितना है, 4 गुना। 6 चौक 24। इसी प्रकार 2 का देख लीजिए हमने पकड़ा 4 गुना, 2 चौको 8। इसी प्रकार 3 का भी हम लोग क्या करेंगे, जो सामने 3 के कॉलम खाली पड़ा है तो 3 चौके 12। याद रखिएगा यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी, 12। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। जी हाँ, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि पुरुष का संबंध जिस प्रकार जीवनी से उसी प्रकार राष्ट्र का संबंध किससे होगा। जी हाँ, पुरुष का संबंध जिस प्रकार से राष्ट्र से उसी प्रकार जो आपका, माफ करिएगा, पुरुष का संबंध जिस प्रकार जीवनी से उसी प्रकार जो राष्ट्र है किससे संबंधित होगा। जी हाँ, आपको बताना है कि राष्ट्र जो है किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा जिस प्रकार से पुरुष की क्या लिखी जाती है, पुरुष की जीवनी लिखी जाती है, उसी प्रकार से राष्ट्र का क्या होता है, राष्ट्र का अपना एक इतिहास होता है। याद रखिए राष्ट्र का क्या होता है, अपना एक इतिहास होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देख लीजिए, कोड वर्ड का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या है कि कोड, किसी भी वस्तु का कोड कर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं तुम्हारा एक दोस्त है, कोई भी आपका दोस्त है, आपसे कहता है कि चलिए क्रिकेट मैच खेलने चलते हैं। तो ये बात आपको पिताजी के सामने बोलेगा तो उसको डांट पड़ सकती है। जी हाँ, तो पिताजी क्या करेंगे, उसको डांट देंगे। तो आपको कोड वर्ड में कहेगा कि चलिए आओ पढ़ने चलते हैं, कि हम लोग चलिए पढ़ने चलते हैं। तो आप समझ गए कि ये पढ़ने को क्या कह रहा है, कि खेलने को। तो आप समझ जाएंगे कि पढ़ने को क्या कह रहा है, कि अगर वो कहेगा चलिए पढ़ते हैं हम लोग चलते हैं आज उस पार्क में, वहाँ पर हम लोग चलेंगे और पढ़ेंगे चलकर बैठ के, तो आप समझ जाएंगे वहाँ पर क्या खेल करेंगे। तो इसका कोड वर्ड याद रखिएगा। तो इससे क्या होगा कि पिताजी को भी नाराज़गी नहीं होगी और आप खेलने भी चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आग को पानी कहा जाए और पानी को हवा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको पूरे गाथा को ना पढ़ के सीधे सीधे आपको क्या करना है, नीचे ये जो दिया गया है, यानी क्या लिखा हुआ है, तो प्यासे को जो है किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना है, प्यासा आदमी होगा ये क्या पिएगा, तो पानी। याद रखिएगा पानी। तो प्यासा आदमी जो क्या पिएगा, पानी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पानी आंसर बिल्कुल नहीं देना। याद रखिएगा, नहीं तो आप पानी आंसर मार के चले आए और आपका प्रश्न जो गलत हो जाए। तो यहाँ पर आपको पता करना है कि पानी का कोड वर्ड क्या है। जी हाँ, पानी का कोड वर्ड क्या है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पानी को हवा। देख लीजिए ये आपका दिया गया है कि पानी को क्या कहा जाए, हवा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका राइट आंसर करेंगे हम लोग हवा।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। जी हाँ, इसको देखते हैं। इस प्रकार के एसएससी जीडी में आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है 16। तो यहाँ पर क्या बोला गया, प्लस का अर्थ क्या है माइनस। तो ये प्लस लिखा हुआ है, इसको प्लस ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस, हो जाएगा 8। गुणा का अर्थ क्या है प्लस, तो गुणा की जगह पर क्या लिख देंगे प्लस। वहीं पर क्या लिखा हुआ माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ क्या आपका दे दिया गया है गुणा। याद है माइनस का अर्थ क्या है गुणा, और फिर आपका प्लस का अर्थ क्या है माइनस। तो ये आपका हो जाएगा 12। अब इसको आपको क्या कर देना है सॉल्व। तो सबसे पहले 6 दूनी 12, और 12 और 16 आप लोग क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। तो प्लस का आपका वो 12 और ये 16, 12 और 16 हो जाएगा 28। 28 में से 20 यानी माइनस का 12 ये, माइनस का 8 ये, 12 8 कितना हो जाएगा 20। तो 28 में से आप 20 को घटा देंगे तो बचेगा आपका कितना 8। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा देख लेते हैं जो कि आज का लास्ट प्रश्न होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए गए यहाँ पर आपका कौन सा अनुक्रम जो है शब्दों का अनुक्रम इसे पूरा करेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों में एक आपकी सीरीज चलती है, तो उस सीरीज को अगर आपने पकड़ लिया तो आसानी से प्रश्न को बना सकेंगे। तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू आनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख लीजिए ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1, डी की कितनी होती है 4, इसी प्रकार से जो जी होता है ये कितने नंबर पे 7, जे होता है आपका 10 नंबर पे। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या चल रहा है +3, यानी एक में +3 किया 4 +3 यानी +3 का आपका पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर यस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 में +3 करेंगे तो हो जाएगा 25। याद रखिएगा। तो 22 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है वी की, याद रखिएगा। और 25 किसकी होती है, तो 25 होती है वाई की। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, वी और वाई। तो आपको सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।